आज हम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार के बारे में समझेंगे कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में विद्वानों ने के क्या विचार है विद्वानों के। कुछ उन्हें छत्री बताते हैं तो कुछ उन्हें विदेशी भी बताते हैं कि बाहर से आए हुए हैं, और बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि ये भारत के ही मूल निवासी हैं और इनका संघर्ष राष्ट्रकूटों और बंगाल के पाल वंश से भी हुआ, और किस प्रकार से इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर अपने राज्य का विस्तार किया। इसको हम विस्तार से समझेंगे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। जो हमारे जो बिंदु हैं आज के वो है गुर्जर प्रतिहार कौन थे, प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए, मंडोर के प्रतिहार, भड़ौज के गुर्जर प्रतिहार, जालौन उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, उज्जैन के प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, कपुक और देवराज और वत्सराज, इन बिंदुओं को हम विस्तार से समझेंगे। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 725 ईस्वी में गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। यह नया राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। तो कहाँ पर 725 ईस्वी में गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना होती है। यह नया राजवंश जो है वो गुर्जर प्रतिहार था। यह राजवंश अपने आप को सूर्यवंशी मानता था। क्या मानता था? सूर्यवंशी। क्यों ये मानते थे कि ये लक्ष्मण जो श्री राम के भाई लक्ष्मण के ही वंश से हैं, इसीलिए इन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी माना। कवि राजशेखर ने प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल के लिए रघुकुल तिलक लिखा है। तो जो कवि राजशेखर हुए उन्होंने महेंद्रपाल, जो नरेश महेंद्रपाल हैं, उनके लिए रघुकुल तिलक का इस्तेमाल किया है। उनके लिए संबंध में लिखा रघुकुल तिलक। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी शुरुआत मानी जा रही है और ये गुजरात में नए राजवंश की स्थापना होती है। यह नया राजवंश ही गुर्जर प्रतिहार था। अब गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसमें जो अन्य विद्वान और इतिहासकार हैं वो अपना अलग मत रखते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। कौन सी? 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। उस युग राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र गुर्जरत्रा कहलाता था। उस युग में क्या राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र था वो गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। इसीलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर कहा जाने लगा। प्रतिहारों क्या कहा जाने लगा? गुर्जरेश्वर। और जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र था वो गुर्जरत्रा कहलाता था। और बाद में शिलालेख में उन्हें गुर्जर प्रतिहार नाम से संबोधित किया जाने लगा। मतलब उनके नाम में जो और शिलालेख मिले खुदाई में, उनको उनमें देखने से पता चलता है कि ये जो था इन्हें गुर्जर प्रतिहार नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक तो गुर्जर था और गुर्जरेश्वर। राष्ट्रकूट व पालवंशी नरेश प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित करते थे। जो उनके समकालीन थे राष्ट्रकूट और पालवंशी जो नरेश थे वो उनको किस नाम से संबोधित करते थे? गुर्जर शब्द से संबोधित करते थे। और मूढ़ोपनयनसी विद्वान मूढ़ोपनयनसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है अपने साहित्य में। तो मूढ़ोपनयनसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 26।
इसके बाद अब प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए। अब प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए ये प्रश्न उठता है, इसको हम समझेंगे विस्तार से। प्रतिहार नरेशों को गुर्जर शब्द से संबोधित उनके पड़ोसी राष्ट्रकूट व पाल शासक करते रहे। अब ये उनके समकालीन, तो उनको किस नाम से, गुर्जर शब्द के नाम से संबोधित करते रहे। कौन, राष्ट्रकूट और पाल वंशी शासक जो उनके पड़ोसी थे। पड़ोसियों का यह संबोधन 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता रहा। मतलब ये संबोधन 800 से 1000 ईस्वी तक चलता रहा। इसी अवधि में अरब के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय काफी आर्थिक और सैनिक नुकसान भी हुआ। वे भी प्रतिहारों को गुर्जर कहते रहे। अच्छा, वो भी क्या कहते रहे, जो अरब का आक्रमण होता है भारत में, तो उन्होंने भी प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित किया। वे गुर्जर शब्द की जगह जुर्ज शब्द का प्रयोग करते थे और इसके अतिरिक्त एक शब्द और है जिसको बोलते हैं जुर्ज। तो गुर्जर शब्द की जगह जुर्ज शब्द का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि प्रतिहार गुर्जरता क्षेत्र के शासक थे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, गुजरात क्षेत्र मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, गुजराता कहलाता था। अतः उन्हें गुर्जर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। डॉक्टर, क्योंकि प्रतिहार गुजराता क्षेत्र के शासक थे, अतः उन्हें गुर्जर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। जो अन्य विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो भी इसी मत को स्वीकार करते हैं कि प्रतिहारों को ही गुर्जर शब्द के नाम से संबोधित किया। अरब आक्रमणकारियों ने भी उन्हें जुर्ज कहा और इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा भी यही बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हुएनसांग ने भी गुर्जरों की राजधानी भीनमाल बनाई है और जो चीनी यात्री हुएनसांग है वो भी गुर्जरों की राजधानी किसको बताता है, भीनमाल। भीनमाल के राजा क्षत्रिय थे, अतः प्रतिहार वंश वास्तव में क्षत्रिय वंश था। तो अब यहाँ पर एक नई बात निकल के आती है कि हुएनसांग जो भारत में आया और भारत में भ्रमण किया और उसने यहाँ की जो भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा को देखा, उसका उसने वर्णन किया है और उसमें उसने ये विवरण दिया है कि जो गुर्जरों की राजधानी थी वो भीनमाल थी और भीनमाल में जो निवासी करते थे वो क्षत्रिय थे। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो गुर्जर जो है वो वास्तव में जो भीनमाल का क्षेत्र क्षत्रिय का था, प्रतिहार वंश वास्तव में क्षत्रिय वंश था। तो इस प्रकार से प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए, इस वजह से। तो इसके बाद हम देखते हैं मंडौर के प्रतिहार। अब प्रतिहार, मंडौर के प्रतिहार के बारे में समझेंगे। प्रतिहार की 26 शाखाओं में मंडौर के प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा थी। जो प्रतिहार से मनोज नैन्सी ने वर्णन किया है कि प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई थी, 26, और उसमें से इन शाखाओं में मंडौर की प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा मानी है। जोधपुर एवं घटियाले के शिलालेखों से थोड़ी जानकारी मिलती है। प्रतिहारों के गुरु हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी और दूसरी छत्राणी पत्नी। तो और छत्राणी पत्नी भद्रा की संतान क्षत्रिय प्रतिहार हुए। अतः छत्राणी पत्नी थी, उसका नाम क्या था, भद्रा। उसकी संतान जो पैदा हुए वो क्षत्रिय प्रतिहार हुए। भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से, भोगभट्ट, कदम, रज्जिल, दह। 4 पुत्र कौन है, भोगभट्ट, कदम, रज्जिल और दह। तो गुरु हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। जो ब्राह्मण पत्नी से जो उत्पन्न हुई संतान वो क्या कहलाए, ब्राह्मण प्रतिहार। और छत्राणी पत्नी भद्रा की संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह। इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडौर को जीत लिया था। मंडौर पर अपना अधिकार कर दिया। डॉक्टर बैजनाथ पुरी
के अनुसार मंडोर के गुर्जरों का राज्य विस्तार काठियावाड़ तक विस्तृत था। तो डॉक्टर बैजनाथ पुरी बताते हैं कि मंडोर के गुर्जरों का राज्य विस्तार काठियावाड़ तक फैल गया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मंडोर के प्रतिहारों का राज्य विस्तार जोधपुर से 40 मील उत्तर पश्चिम। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि मंडोर के प्रतिहारों का राज्य विस्तार था वो जोधपुर से 40 मील उत्तर पश्चिम और 60 मील के लगभग उत्तर पूर्व में फैला हुआ था। तो मंडोर के जो प्रतिहार थे उनका भी जो राज्य विस्तार काफी अधिक था और उन्होंने ये राज्य विस्तार अपनी सैनिक शक्ति के बल पे किया था और जिसमें भोगभट कदम और राज्य है इन्होंने अपनी शूरवीरता का परिचय देते हुए अपने राज्य का विस्तार किया था। भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार, अब कौन से भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार, तो इनके बारे में जानेंगे। 7वीं 8वीं सदी के कुछ दान पत्रों से पता चलता है कि भड़ौच और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। विद्वानों में एक मत नहीं है, फिर भी मतलब विद्वानों में अलग अलग विचारधारा है इस संबंध में। एक मान्यता के अनुसार भीलमाल के गुर्जरों ने ही भड़ौच तक अपने राज्य का विस्तार किया था। तो भीलमाल में जो रह रहे थे तो प्रतिहार उन्होंने क्या किया था, भड़ौच तक अपने राज्य का विस्तार किया था। कालांतर में भीलमाल तो उनके हाथ से निकल गया किंतु भड़ौच उनके अधिकार में बना रहा। और दूसरी मान्यता यह है कि भीलमाल की एक शाखा ने अलग होकर अपने इस नवीन राज्य की स्थापना की। भड़ौच के गुर्जरों की राजधानी नांदीपुरी थी। क्या थी? नांदीपुरी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भड़ौच के जो गुर्जर प्रतिहार है उनके हाथ में पहले भीलमाल था और भीलमाल उसके हाथ से निकल गया तो भड़ौच उनके हाथ में रहा। लेकिन ये भी मानता है कि भीलमाल की एक शाखा ने अलग होकर अपने एक नया नवीन राज्य की स्थापना की हो और भड़ौच के गुर्जरों की राजधानी उसको नांदीपुरी बनाई हो, ऐसा भी विद्वान मानते हैं। जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों ने मंदौर से अपना राज्य विस्तार शुरू किया था और उनका पूर्वज हरिश्चंद्र, जैसे हमने पूर्व में देखा हरिश्चंद्र गुरु हरिश्चंद्र नाम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण था। संभव है कि हरिश्चंद्र के समय से ही उसके वंशजों ने अपनी सुविधा अनुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया था और अवसर मिलते ही अपना राज्य स्थापित करते चले गए। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे राज्य विस्तार होता गया। जालौर, उज्जैन और कन्नौज में गुर्जर प्रतिहारों का और उन्होंने अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके बाद है उज्जैन के प्रतिहार। उज्जैन के प्रतिहार 8वीं सदी के प्रथम चरण में नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में नवीन गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। तो नवीन गुर्जर राजवंश की स्थापना कौन करता है? नागभट्ट प्रथम। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश को क्षत्रिय तथा सौमित्र, सौमित्र मतलब लक्ष्मण, मतलब राम के भाई लक्ष्मण से तात्पर्य है सौमित्र, से उद्भूत बताया गया है। ग्वालियर अभिलेख में बताता है कि इस वंश, यह वंश क्षत्रिय था और ये सौमित्र लक्ष्मण के वंश से संबंध रखता है और ये वहीं से इसकी उत्पत्ति बताई गई है ग्वालियर अभिलेख में। साहित्यिक कृतियों में उन्हें रघुकुल तिलक, रघुवंश, मुकुटमणि आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। तो साहित्यिक कृतियों में उनके लिए शब्दों का जिनका यूज हुआ है वो है रघुकुल तिलक और रघुवंश, मुकुटमणि शब्द का प्रयोग हुआ है, संबोधित किया गया है। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान राजस्थान ही रहा, ऐसा विद्वानों का मत है। तो अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों जो का मूल स्थान है वो राजस्थान ही रहा है, जबकि अन्य जो विदेशी इतिहासकार है वो ये बात मानते हैं कि गुर्जर जो प्रतिहार है ये बाहर से आके भारत में बसे थे। ऐसा
उनका मानना है, लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि इनका मूल स्थान राजस्थान ही रहा है। नागभट्ट प्रथम, अब पहले नागभट्ट प्रथम उज्जैन के गुर्जर प्रत्यार राजवंश संस्थापक नागभट्ट का समय 730 ईस्वी से 760 ईस्वी माना जाता है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 730 से 760 ईस्वी तक का। नागभट्ट की उपलब्धियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को रोकना। तो अरबों ने पहले भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे जब भारत की राजनीतिक दशा को वो जान गए तो उन्होंने भारत की जो आपसी जो राजनीतिक अस्थिरता, आपसी झगड़े, उनका लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो इसमें नागभट्ट ने उनके आक्रमणों को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागभट्ट ने अरब सेना को पराजित भी किया था और ऐसा ग्वालियर अभिलेख से भी पता चलता है। ग्वालियर जो अभिलेख है वो इस बात का मतलब प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पराजित भी किया था। हंसौर अभिलेख से पता चलता है, एक दूसरा अभिलेख है हंसौर अभिलेख से पता चलता है कि भरतद्रथ द्वितीय चाहमान सामंत उसकी अधीनता में शासन कर रहा था। तो भरतद्रथ द्वितीय जो चाहमान सामंत था वो नागभट्ट प्रथम के अधीनता में शासन कर रहा था। फिर इसका कक्कुक और देवराज, नागभट्ट के बाद उसका भतीजा कक्कुक सिंहासन पर बैठा, यानी नागभट्ट के बाद जो भतीजा कक्कुक था वो गद्दी पर बैठता है और कक्कुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज सिंहासन पर बैठता है। डॉक्टर विमल पांडे के अनुसार कक्कुक और देवराज दोनों का समय 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। तो डॉक्टर विमल चंद पांडे हैं जो ये बताते हैं कि उनका कार्यकाल यानी कक्कुक और देवराज का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक, दोनों का कार्यकाल 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। इनके संबंध में जानकारी देने वाले साक्ष्यों का अभाव भी है, मतलब निश्चित तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि जो साक्ष्य मिले वो भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं करते हैं कि इनका कार्यकाल इतना ही रहा होगा या इन्होंने जो विजय प्राप्त की वो वास्तविक थी कि नहीं। तो ऐसी एक तरह से भ्रम की स्थिति भी है। इसके बाद वत्सराज, देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा। उसने 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन किया। वह एक महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने भंडी जाति को पराजित करके मध्य राजस्थान में अपना अधिकार जमाया था। तो वत्सराज ने भंडी जाति को पराजित किया था और मध्य राजस्थान में अपना अधिकार स्थापित किया। कन्नौज का राज्य जीतने के लिए उसे पाल वंशी शासक धर्मपाल से युद्ध करना पड़ा था। तो कन्नौज का राज्य जीतने के लिए जो पाल वंशी शासक शक्तिशाली शासक थे वो धर्मपाल से उन्हें युद्ध करना पड़ा। और इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में देखा कि गुर्जरों के बारे में, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गोपीनाथ शर्मा अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। उस युग राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र था वो गुर्जर का कहलाता था, इसीलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर कहा जाने लगा और बाद में शिलालेखों में उन्हें गुर्जर प्रतिहार नाम से संबोधित किया जाने लगा। और राष्ट्रपूर्व पालवंशी नरेश प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित करते थे और मोड़ोद नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए? प्रतिहार नरेशों को गुर्जर शब्द से संबोधित उनके पड़ोसी राष्ट्रपूर्व पाल शासक करते रहे। यह संबोधन 800 से 1000 ईस्वी तक चला। इसी अवधि में अरब के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। वे भी प्रतिहारों को गुर्जर कहते थे। वे गुर्जर शब्द की जगह जुर्ज शब्द का प्रयोग करते थे।
क्योंकि प्रतिहार गुर्जरता क्षेत्र के शासक थे, अतः उन्हें गुर्जर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। डॉक्टर दर्शन शर्मा भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। जबकि चीनी यात्री वेईसांग गुर्जरों की राजधानी भीलमाल बताता है, और भीलमाल का जो राजा थे वो क्षत्रिय थे, अतः प्रतिहार वंश वास्तव में क्षत्रिय वंश था, ऐसा मानना है किनका? वेईसांग ने जो विवरण प्रस्तुत किया वो इस प्रकार का। मंडोर के प्रतिहार, यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिहार गुरु हरिश्चंद्र नामक की 2 पत्नियां हैं, एक ही ब्राह्मणी जिससे उत्पन्न ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, दूसरी पत्नी है भद्रा जिसकी संतान 4 भोगभट, कदक्ष, रज्जिल और दजक जो मिलकर मंडोर को जीत लेते हैं। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मंडोर के प्रतिहार का राज्य विस्तार जोधपुर से 40 मील उत्तर पश्चिम और 60 मील के लगभग उत्तर पूर्व में फैला हुआ था। बड़ौल के गुर्जर प्रतिहार, बड़ौल के गुर्जर प्रतिहारों में ये भी बताया था कि 7वीं 8वीं सदी के कुछ दान पात्रों से पता चलता है कि बड़ौल उसके आसपास क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। विद्वानों में एक मत नहीं है। एक मान्यता के अनुसार भीलमाल गुर्जरों से के गुर्जरों ने ही बड़ौल का अपने राज्य का विस्तार किया, बाद में यहाँ से भीलमाल निकल गया, लेकिन बड़ौल पर उनका अधिकार बना रहा। और कुछ बताते हैं कि भीलमाल की एक शाखा ही अलग होकर अपने इस नवीन राज्य की स्थापना करती है, और बड़ौल के गुर्जरों की राजधानी नांदीपुर बताई गई है। जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों ने भी अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर अपने राज्य का विस्तार किया। उज्जैन के प्रतिहार 8वीं सदी के प्रथम चरण में नागवंश प्रथम ने उज्जैन में एक नवीन गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के क्षत्रिय सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत बताया गया है, जबकि साहित्य कृतियों में उन्हें रघुकुल तिलक और रघुवंश मुकुटमणि आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान राजस्थान ही मानते हैं अधिकतर विद्वान। इसके बाद नागवंश प्रथम, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागवंश प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक माना गया है। समय उनका नागवंश की उपलब्धियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमण पर एवं विस्तार को रोकना और उनको पराजित करना, ऐसा ग्वालियर अभिलेख से स्पष्ट होता है। और चौहान जो सामंत था भद्रद्रथ द्वितीय, वो उसकी अधीनता में शासन कर रहा था। कप्प और देवराज इनके बारे में ज्यादा विस्तार से कोई जानकारी नहीं मिलती है, साक्ष्यों का अभाव है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि नागवंश के बाद उसका भतीजा कप्प सिंहासन पर बैठता है, कप्प के बाद उसका छोटा भाई देवराज सिंहासन पर बैठता है। और डॉक्टर विमल पांडे के अनुसार कप्प और देवराज दोनों का समय 760 से 783 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद वत्सराज है, देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज उज्जैन की गद्दी सिंहासन बैठता है। 783 से 795 ईस्वी तक शासन किया। वह महत्वाकांक्षी था और उसने भंडी जाति को पराजित किया था और मध्य राजस्थान पर उसने अपना अधिकार किया। इसके बाद पाल वंशी जो शासक थे धर्मपाल से भी उसकी मतलब उस मुठभेड़ हुई और युद्ध उसे करना पड़ा कन्नौज का राज्य जीतने के लिए। तो आज हमने इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे इसी संबंधित। आज इतना ही। ओके।